तो आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न हम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे तो हमको जल्दी याद होगा। तो आते हैं, सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 से 9000 वर्ष पूर्व किया। तो सर्वप्रथम मनुष्य किसको उपजाया था? गेहूं और जौ को। सर्वप्रथम मनुष्य किसको उपजाया था? गेहूं और जौ को। कब? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन आएगा कि गेहूं और जौ को उपजाना कब आरंभ हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सर्वप्रथम उपजाए जाने वाला फसल का नाम क्या है? गेहूं और जौ। ठीक है। गेहूं और जौ को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। बस इतना है, इधर नहीं देखना। इन फसलों को उपजाने का कार्य कहाँ हुआ था? सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्र में। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। किसका? गेहूं और जौ। यानी गेहूं और जौ को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। ठीक, आते हैं, गेहूं और जौ के उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से भी प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में भी गेहूं और जौ के उपजाने का साक्ष्य मिले हैं, और गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ से भी मिला है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य, अब सिर्फ चावल है, तो नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कबीर नगर के लोहरा देव में पाए गए हैं। कहाँ? कबीर नगर के लोहरा देव में। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। तो देखिए, चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के, कहाँ? संत कबीर नगर के लोहरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। कब के? 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो अब प्रश्न को करते हैं। तो जान गए, प्रश्न में व्याख्या में बोला कि सर्वप्रथम किसको? गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। गेहूं और जौ, और इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। गेहूं और जौ को उपजाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में, परंतु कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ भी मिला है। तो गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से भी। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कबीर नगर के लोहरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, गेहूं और जौ के फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम व्याख्या देखें तो उसमें लिखा हुआ था, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। यस, बिल्कुल सही है। इन फसलों को उपजाने का कार्य उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र था। नहीं, बिल्कुल गलत। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्र था। सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है और दूसरा गलत है। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आते हैं, इसकी भी पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या में कह रहा है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। देखिए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कितना? 4700 वर्ष पूर्व
लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। कहाँ? सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। अब दूसरी व्याख्या कह रहा है, गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी सिंधु नदी की सभ्यता पहले विकसित हुई। अतः अब देखिए, तो कह रहा है कि गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास, गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास। तो देखिए, 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु में। 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु में। लेकिन गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो सबसे पुराना कहाँ है? 4700 वर्ष पूर्व। यानी कहने का मतलब है सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आइए प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहता है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। यस, बिल्कुल सही है। आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ? सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे। कब हुआ था? लगभग में 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु नदी के किनारे कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। अब है दूसरा कहता है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। अतः कथन 2 गलत है और 1 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक, देखिए, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर। तो सबसे तीसरा प्रश्न से पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखेंगे तो जल्दी याद होगा, इसलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो कह रहा है सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध किसको बोलते थे? तो मगध बोलते थे सोन नदी के आसपास का क्षेत्र। सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। यानी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र का बोला जाता था मगध। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। तो कह रहा है कि मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। मगध जो है प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। किसके शासक शक्तिशाली थे? मगध के। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। कौन? मगध के शासक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो प्रश्न करते हैं। प्रश्न में कह रहा है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी,
यानी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध नाम से। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न करा भार। प्रश्न से पहले हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं, इसलिए प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले व्याख्या करेंगे, फिर उस प्रश्न पे आएंगे। उपयुक्त देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो देखिए, कहाँ के? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कौन आए थे? ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। तो कहने का मतलब है, सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश किसने बोला? ईरानियों और यूनानियों ने। ईरानियों और यूनानियों कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। यानी कहने का मतलब है, उत्तर पश्चिम से आने वाले कौन? ईरानियों और यूनानियों ने उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। तो सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश किसने कहा? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। उन्होंने इस नदी यानी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला? इंडिया बोला। अब आते हैं दूसरी व्याख्या में। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक विशेष समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखिए, तो उत्तर पश्चिम में भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है और ऋग्वेद का है आरंभिक कृति है। अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न कर रहा है, भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यस, बिल्कुल सही है। अब दूसरा है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए 5 से पहले इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, तब देखेंगे। तो 5 का व्याख्या किधर है? 5 का पहले प्रश्न करते हैं, तब व्याख्या करेंगे, ठीक। तो आते हैं पहले प्रश्न में। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है, पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पांडुलिपि के बारे में जानते हैं। पांडुलिपि है क्या? तो देखिए, पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि कहने का मतलब है हाथ से। देखिए, पहले राजा महाराजा हाथ से जो कठोर धातु होता है
या फिर ताम्रपत्र या फिर भोज के पत्तों पर अपने संदेश को लिख दिया करते थे। इसी को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। हाथ से किस पर लिखते थे? धातु पर अथवा किसी कठोर सतह पर लिख देते थे ताकि वह मिटे नहीं। इसी को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक, तो पांडुलिपि के संदर्भ में देखें। पांडुलिपि शब्द की उत्पत्ति मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से हुआ है। ठीक, जिसे मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। मेनू का अर्थ हाथ होता है। वही आप प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करा, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। यस, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है। मेनू से निकलता है। यस, ई भी सही, बी भी सही। अब सी में आते हैं। पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार पत्र पर लिखी जाती थी। यस, ये भी सही। पांडुलिपि केवल मंदिरों, ये गलत है। केवल मंदिर में नहीं मिला था, मंदिर के अलावा और जगह पर मिला था। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि पांडुलिपि किसको बोलेंगे? तो जो पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी, जो पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी उसे क्या बोल देंगे? पांडुलिपि। और यह कहाँ लिखा जाता था? कठोर सतह जैसे धातु या फिर हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले भोज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न को भी देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। गलत। अभिलेख उसको नहीं बोलते हैं जो केवल धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देश को इस तरह, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको हम लोग पढ़ दिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। नहीं, ये अभिलेख नहीं कहलाता है। जो केवल पत्थर पर है उसको ही अभिलेख नहीं बोलेंगे। देखिए दूसरा कहता है, तो दूसरा कह रहा है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देश को इस तरह उत्कीर्ण कर अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर, अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। तो अभिलेख हम लोग किसे बोलेंगे? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। केवल धातु नहीं, पत्थर भी, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हुआ था। ऐसे लेख जो केवल नहीं, केवल पत्थर नहीं, केवल पत्थर नहीं, धातु और कठोर सतह जैसे पत्थर पर भी। अब कथन 2 सही है। अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता है। यस, बिल्कुल सही है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है, 7 नंबर प्रश्न कहता है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का कंधार से प्राप्त हुआ अभिलेख वो कौन सी लिपि में है? तो यूनानी और आरामाइक। इसका आंसर हो जाएगा डी। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी और आरामाइक लिपियों में मिला है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी और आरामाइक नामक 2 लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। अब आते हैं 8वां प्रश्न में। तो 8वां प्रश्न को देखते हैं।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में लिखी जाती है। यह कथन सत्य है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। दूसरा, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। यस, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अब कहता है, इसको व्याख्या देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। किसकी तिथि से? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। वर्ष की गणना किससे की जाती है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडोनोमनी कहते हैं। देखिए आता है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोनोमनी कहा जाता है। BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा। BCE का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। देखिए BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। अब है BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग प्रश्न को कर लिए। इसमें लगभग में 8 प्रश्न थे और नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। क्लास में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।